Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes. Guys, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसको हम कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इससे पहले हमने किया है एंग्लो सेशन पीरियड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अप टू 1800, जिसके 10 पीरियड्स थे। सबसे पहला था एंग्लो सेशन, उसके बाद है मिडिल इंग्लिश, उसके बाद है द रिनेसांस, और उसके बाद है द नियो क्लासिकल पीरियड, उसके बाद द रोमांटिक, विक्टोरियन, एडवर्डन और जॉर्जियन, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इस तरीके से हमारा 10 पीरियड्स है, जिसका ये सेकंड पीरियड है। और साथ में हमने इससे पहले रोमांटिक और विक्टोरियन, ये दोनों एजेस कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिए और पोएट्रीज भी जाके देखिए। सभी चीजों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वाइट इन 1066 and ended with the end of 15th century. There are two shorter ages in this period, full stop. The span from 1066 to 1340 is called Anglo-Norman period because the literature of that period was written mainly in Anglo-Norman, the French dialect spoken by the new ruling class of England. The period from 1340 to 1400 is called the age of Chaucer because Chaucer, the great poet, dominated this period. The time from 1066 to 1500 is also called the Middle Ages. The early part of the Middle Ages is called the Dark Ages because what actually happened during that time can hardly be known. The remarkable event of this period were, अब हम इसका मतलब समझेंगे। यह अवधि 1066 यानी कि 1066 में नॉर्मन विजय के साथ शुरू हुई और 15वीं शताब्दी के अंत के साथ समाप्त हुई। इस काल में दो छोटे युग होते हैं। 1066 से 1340 तक की अवधि को एंग्लो नॉर्मन काल कहा जाता है, यानी कि 1066 से लेकर जो समय स्टार्ट हुआ और 1340 तक जो अवधि चला उसको हम एंग्लो नॉर्मन काल कहते हैं, क्योंकि उस अवधि का साहित्य मुख्य रूप से एंग्लो नॉर्मन में लिखा गया था। इंग्लैंड के एक नए शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली फ्रांसीसी बोली। 1340 से 1400 तक की अवधि को चौसर का युग कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में महान कवि चौसर का प्रभुत्व था। 1066 से 1500 तक के समय को मध्य युग भी कहा जाता है। मध्य युग के प्रारंभिक भाग को अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि डार्क का मतलब होता है अंधकार, क्योंकि उस समय वास्तव में क्या हुआ यह शायद ही जाना जा सके। इस काल को उल्लेखनीय घटनाओं के प्रकार में जो है वो बांटा गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो है इसके कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं। सो नंबर 1, द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1297। नाउ सेकंड वन, crusade, the religious battle between Muslim and Christian took place in between 11th and 13th century. तो सबसे पहले में लिखा है अंग्रेजी संसद की स्थापना 1295 में हुई थी। ये नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम क्या पढ़ते थे, 1900 हम ज़्यादा पढ़ते हैं, 1800 ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 12 पे हो रही है, 10 पे हो रही है, यानी कि उस ईस्वी की हो रही है जो 1200 है ना, 1000, इस सब ईस्वी की बात हो रही है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नंबर्स पे ध्यान रखना है। तो ये है कि अंग्रेजी संसद की स्थापना 1295 में हुई थी। नंबर 2, crusade, the religious battle between Muslim and Christians took place in between 11th and 13th century. सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। धर्म युद्ध मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धार्मिक लड़ाई 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुई थी। नाउ आवर थर्ड, Magna Charta, the Great Charter which limited the power of the monarch was passed on 15th June 1215। ठीक है, यानी कि मैग्ना चार्टा जो भी है, महान चार्टर जिसने राजाओं की शक्ति को सीमित कर दिया था, 15 जून 1215 को पारित किया गया था। नाउ अवर नेक्स्ट फोर्थ, इन 1362 इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स, यानी कि 1362 में अंग्रेजी को कानून और अदालतों की भाषा घोषित किया गया था। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, द फ्यूडल सिस्टम विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रोक अप आफ्टर द ब्लैक डेथ प्लेज इन 1348 से लेके 1349। यानी कि क्या बोला है, समानती व्यवस्था जो बहुत मजबूत थी 1348 से लेके 1349 में प्लेग और ब्लैक डेथ के साथ टूट गई। नाउ सिक्स पॉइंट, इन द 14th century रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च बिगेन अंडर द लीडरशिप्स ऑफ जॉन वाइचीफ्स। इसका मतलब क्या है कि 14वीं शताब्दी में जॉन वाइचीफ के नेतृत्व में अंग्रेजी चर्च का सुधार शुरू हुआ। ठीक है। Now 7, विलियम कैक्सटन established प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। यानी कि विलियम कैक्सटन जो थे उन्होंने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। Now 8th पॉइंट, ये जो है काफी थोड़ा बड़ा है, तो क्या है ये, Renaissance began with the fall of the then Constantinople in 1453. Muhammad II, the Sultan of the Ottoman Turks and a Crustar, defected the Christian in 1453 and occupied Constantinople, the then capital of the Byzantine Empire and the center of classical learning. After the defeat, the Christian scholar fell to different parts of Europe where they spread their knowledge. Thus, ancient learning started reviving. This revival of the classical knowledge is called Renaissance. Renaissance भी हम आगे पढ़ेंगे. Its feature are curiosity about more knowledge, desire for unlimited wealth and power, love of adventures on country, beauty, humanism, arrived the past. देखो इसका मतलब है कि 1453 में तत्कालीन जो हमारे कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ पूर्ण जागरण का मतलब होता है, रिनेसांस को हम बोलते हैं पूर्ण जागरण, यानी कि किसी भी चीज का रिक्रिएशन होना, फिर से जन्म होना शुरू हुआ। मोहम्मद द्वितीय यानी कि जो मोहम्मद सेकंड थे, ओटोमन तुर्कों के सुल्तान और एक योद्धा ने 1453 में ईसाइयों को हराया और बिजान्टीन साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी और शास्त्रीय शिक्षा के केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। हार के बाद ईसाई विद्वान यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भाग गए जहां उन्होंने अपना ज्ञान फैलाया। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा पुनर्जीवित होने लगी। शास्त्रीय ज्ञान के उस पुनरुद्धार को पुनः जागरण कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं अधिक ज्ञान की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होना यानी कि जिज्ञासा होना ज्यादा ज्ञान का, और असीमित धन जिसमें जो धन सीमित ना हो उसको हम बोलते हैं असीमित धन, ठीक है, अनलिमिटेड, और शक्ति की इच्छा यानी कि शक्ति की यहाँ पे लव एंड एडवेंचर्स, ठीक है, साथ में क्या क्या है, रोमांच का प्यार, अपना देश, सौंदर्य, मानवतावाद और अतीत यानी कि पास्ट। अब इसके बाद है अवर नाइन्थ, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड वेस्को डी गामा रिच्ड इंडिया इन 1498। क्या बोला है, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत पहुंचे। ठीक है। नाउ अवर 10th पॉइंट जो कि नेक्स्ट पेज पे है। Now point 10, during his period Copernicus 1473 से 1543 proved that the sun is the center of all the planets. Literary feature of the period, the English language reached a standard towards the end of this period. Prose got a strong foundation, though it remained immature. Poetry served as the main genre. Drama began in form of mystery play, morality play and interlude. The writer of the age were greatly influenced by Dante, Petrarch and Boccaccio. Love, chivalry and religion are the three main literary ideals of this period. The spirit of romance pervades every writer of the time. इसका मतलब हम पढ़ेंगे अपने काल में कोपरनिकस 1473 से लेके 1543 तक जो समय था ने सिद्ध किया कि सूर्य सभी ग्रहों का यानी कि जो सन है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स है उसका एक केंद्र है, यानी कि सन जो है वो बीच में रहता है, यानी कि सेंटर ऑफ द ऑल प्लैनेट। ओके, इस
काल की साहित्यिक विशेषताएं इस काल के अंत में अंग्रेजी भाषा के एक स्तर तक पहुंच गई। गद्य को एक मजबूत आधार मिला, हालांकि वह अपरिपक्व रहा। कविता मुख्य विधा के रूप में कार्य करती है। नाटक मिस्ट्री प्ले, मैरिलिटी प्ले और इंटरव्यूट के रूप में शुरू हुआ। उस समय के लेखक जो डांटे थे और पिट्रार्च थे और बोकासियो से काफी प्रभावित थे। प्रेम, वीरता और धर्म इस काल के 3 प्रमुख साहित्यिक आदर्श हैं। रोमांटिक कविता के जो रोमांस की भावना उस समय हर लेखक में व्याप्त थी, यानी कि हर एक जो भी उन्होंने लिखा था, चीजें जो भी वो क्रिएट करते थे उसमें वो ये सब चीजें डालते थे। प्रेम, वीरता, धर्म, ये सब चीजें थे वो ऐड करते थे अपने राइटिंग में, अपने स्पिरिट में। अगला है मेजर राइटर्स एंड देयर मेजर वर्क, यानी कि कुछ मुख्य राइटर्स और उनके कुछ मुख्य काम। नाउ नंबर 1 है जॉन वाइकिल्फ। जॉन वाइकिल्फ जो कि 1324 से लेके 84 तक द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश प्रोज, यानी कि जॉन वाइसन जो है अंग्रेजी गद्य जो हमारा प्रोज होता है उसको बोलते हैं गद्य के जनक। वो हम कह सकते हैं हमारे जो इंग्लिश प्रोज हैं उसके फादर हैं। बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि बाइबल जो है वो अनदर लैंग्वेज में लिखा था, उन्होंने जो है वो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। नाउ अब सेकंड चौसर, ठीक है। जेफरी चौसर जो है वो 1340 से लेकर 1400 तक उन्होंने वर्क किया, जो कि ट्रायलस एंड क्रिसेडे 1387 में और कैंटरबरी टेल्स जो कि 1385 से लेकर 1400 तक उन्होंने वर्क किया वहां पे, ठीक है, उस बीच में लिखा गया। नाउ अवर थर्ड विलियम लैंगलैंड, जो कि उन्होंने क्या लिखा है, पियर्स प्लोमैन 1392 में, ठीक है। नाउ फोर्थ, थोड़े नाम डिफिकल्ट हैं और बोलने में और शायद याद करने में, जब आप स्पेलिंग याद करेंगे तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट ट्राई टू लर्न एज वेल एज प्रैक्टिस कर करके लिखें, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि हमको आता हो और स्पेलिंग गलत होने की वजह से हमारा जो है नोट्स बेकार हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, पढ़ते टाइम स्पेलिंग को बिल्कुल अच्छे से याद करें, पेपर देते टाइम ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। नाउ फोर्थ जॉन गोवर, जो कि जिनका फेमस वर्क क्या है कन्फेशनियो अमातिस। नाउ फिफ्थ सर थॉमस मैलोरी, जिनका फेमस वर्क है मोंटे डी आर्थर, जो कि इन्होंने 1485 में प्रोज लिखा था। तो ये थे हमारे फेमस राइटर्स और इनके कुछ वर्क्स जो कि काफ़ी फेमस हैं। सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मिडिल इंग्लिश वाला पीरियड वो पूरा अच्छे से खत्म होता है। अगर आप इस तरीके से नोट्स मेंटेन करेंगे और इस तरीके से लिख के एग्जाम में आएंगे देन यू विल गेट द गुड मार्क्स, इट्स माय गारंटी। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो कोई भी क्वायरी हो या कोई भी आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करनी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो करें, वहाँ मेरे को मैसेज करें तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।